दुनिया भर के बाजारों में क्रिसमस का जश्न शुरू। कमोडिटी और क्रूड में सुधार से अमेरिकी बाजारों में 1% और यूरोप में 2% का उछाल। एशियाई बाजारों में शानदार मजबूती। अमेरिका में भंडार घटने से क्रूड में तेजी। ब्रेंट और नाइमेक्स पर भाव $37 के पार। नैरोबी WTO डील में नहीं झुकेगा भारत। वाणिज्य मंत्री ने कहा खाद्य सुरक्षा पर कायम। एंटी डंपिंग ड्यूटी पर भी पक्ष कमजोर नहीं। रिट्रोस्पेक्टिव का बात ही इंडिया में लानी नहीं है। इससे बहुत, क्योंकि अपना फायदा इनका हो रहा है तो थोड़ा बड़ा नुकसान बहुत हो जाता है। पिछली तारीख से टैक्स के विवादों से देश को नुकसान। खास मुलाकात में वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा हिंदुस्तान जिंक और बाल को विनिवेश पर सरकार नहीं ले पा रही कोई फैसला। रूस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। डिनर पर राष्ट्रपति पुतिन से भी मिले। एजेंडे पर बड़े रक्षा सौदे। और ईद मिलाद के मौके पर आज घरेलू कमोडिटी बाजार रहेंगे बंद। रुपए में भी नहीं होगा कारोबार। लंबे वीकेंड के पहले दुनिया भर के बाजार बेहद मजबूत स्थिति में और भारतीय बाजारों के लिए एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन के लिए सारे संकेत। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, फ्लोज बेहतरीन और कल की तेजी का जोश। आज बड़ा सवाल है कि क्या बाजार 8000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे इस सीरीज में, और ऐसे में कहां है आपके लिए कमाई के मौके। इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और कमाई के मौके भरपूर हैं। कहां पर आपको आज दाव लगाना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के CMD किरण यादव और इनॉक वेंचर्स के MD और CEO विजय चोपड़ा, और साथ में हमारे साथ दो दिग्गज भी जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ rajatbose.com के रजत बोस जुड़ेंगे और हमारे साथ सुब्रमण्यम जी भी जुड़ेंगे। अनिल, सेंटा रैली देखने को मिलेगी आज भारतीय बाजारों में, इस तरह के संकेत मिलते हुए। एक्चुअली पूरा हफ्ता बाजारों के लिए वैसे देखा जाए तो काफी बेहतरीन है। भले ही थोड़ी बहुत करेक्शन एक आध दिन आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रेंड साफ तौर पर धीमे धीमे ऊपर की तरफ बाजार का जाता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऐसे में मुझे पूरी संभावना दिखती है कि कल की छुट्टी है और उससे पहले आज बाजार फिर से मजबूत स्थिति में बने रहेंगे। और जैसा हम लगातार आपको कह रहे हैं कि खरीदारी करने का मौका है, और अब भी मुझे लगता है कि खरीदारी करने का मौका है। 7800 को माने बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब से लेकर एक्सपायरी तक क्यों है मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये राय बिल्कुल साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि निफ्टी 7950 और 8000 की तरफ बढ़ने के संकेत पूरी तरह से दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। डेटा बहुत ही मजबूत है, तो खरीदारी करने की राय निफ्टी में साफ तौर पर है। अगर सुस्त शुरुआत हो, 15-20 पॉइंट ऊपर ही खुले हम, तो वहीं खरीद लीजिए। नीचे खुले तो और भी बेहतर। ऐसे में लगता है तेजी और बढ़ सकती है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी भी काफी बेहतरीन मजबूती स्थिति में दिखा है, और बैंक निफ्टी में भी अब आप 16700 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 17100, 17300 जो बैंक निफ्टी का लक्ष्य है, उसे छूने की कोशिश हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दमदार तेजी रहेगी। हाई बीटा स्टॉक्स तेजी से बढ़ेंगे, जिसमें आप रियल एस्टेट स्टॉक्स को रख सकते हैं, मिड कैप शेयरों को रख सकते हैं। कैश मार्केट के स्मॉल कैप शेयर भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो कुछ ग्लोबल मार्केट्स में तेजी बन रही है उसका फायदा ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में आज फिर से देखने को मिलेगा। तो चौतरफा खरीदारी का माहौल आज भी रहने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। चलिए, तो तेजी का ध्यान रखिए भारतीय बाजारों में, ये कहना है अनिल का। लेकिन किरण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए, तेजी होगी, और होगी तो क्या आपको लगता है 8000 का स्तर छू जाएगा बाजार? मॉर्निंग हेमंत जी, बिल्कुल 8000 की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट टेक्निकली एक 8750 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि हमने कल क्रॉस किया, अभी वो सपोर्ट का काम करेगा। और मेरे ख्याल से जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, मेरे ख्याल से इजीली हम 7950 से लेके 7980 तक जाने की उम्मीद है। 8000 छुएगा नहीं छुएगा ये मालूम नहीं है, पर ये टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल रहेगी 8000। तो मेरे ख्याल से अगर 7950-80 लेवल आती है तो उधर एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, और उन लेवल्स पे बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर देना चाहिए। चोड़ा साहब, आपकी क्या राय है आज खरीदारी की? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मार्केट्स अच्छा बिहेव करना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि लगभग हम लोग जो ओपनिंग करेंगे तो वो 7900 के लगभग होगी, और संभवतः हम
और आगे बढ़ेंगे 8,000 की तरफ, और हो सकता है कि साल खत्म होने से पहले हम 8,000 का लेवल भी देखें। अगला हफ्ता एक्सपायरी का हफ्ता है, थोड़ा वॉलेटिलिटी भी रहेगा और सुस्त भी रहना चाहिए मार्केट, बिकॉज FIIs का कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो वॉल्यूम वाइज हो सकता है कि कमी देखने को मिले, थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिले, और एक्सपायरी के चलते हुए देखना होगा किस तरीके से रोल ओवर्स होते हैं अगले महीने में। बट डेफिनेटली अभी तो फिलहाल बाजार बुलिश लगता है और संभवतः 8,000 का स्तर हम जरूर देखेंगे। चलिए 8,000 का स्तर जरूर देखेंगे। तेजी का ध्यान रखिए। 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद बृहस्पतिवार को 31 तारीख को एक्सपायरी है और कुछ शॉर्ट कवरिंग रैली की बात भी कई जानकार अनिल कर रहे हैं, लेकिन FIIs एक्सपेक्टेशंस तो ये लगाई जा रही थी कि दिसंबर के सेकंड हाफ में FIIs थोड़े थकते हुए दिखेंगे, लेकिन देखिए हो उल्टा रहा है। FIIs लगातार कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। 380 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी कल उन्होंने की है और DIIs ने 630 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। तो FIIs DIIs दोनों मिलकर भारतीय बाजारों पर काफी बुलिश। बिल्कुल, और मेरा अंदाजा तो हेमंत यही था कि FIIs की तरफ से फेड की मीटिंग के बाद खरीदारी के संकेत आने चाहिए और वो हो भी रहे। सबसे बढ़िया बात यह कि पिछले 4-5 सेशन से उन्होंने बेचना बंद किया है, और कल हम यही बात कर रहे थे कि जब FIIs ना बेच रहे हो, डोमेस्टिक फंड्स ना बेच रहे हो और ट्रेडर्स भी बेचने के मूड में ना हो, तो जब सेलिंग प्रेशर आपके लिए खत्म होता हुआ दिखता है तो बाजार किस तरह से उछलते हैं। और कल के जो डेटा है, मैं आपको सही कहूं, पिछले महीने 1.5-2 महीने में मैंने इतने बेहतरीन डेटा देखे नहीं है। अब आप साइज पर मत जाइए डेटा की कि कितनी बड़ी खरीदारी की, आप इस बात पर जाइए कि क्वालिटी क्या है। देखिए क्वालिटी के हिसाब से बताऊं, पहले तो कैश मार्केट में FIIs ने भी खरीदे और डोमेस्टिक फंड्स ने भी खरीदे और दमदार खरीदारी की है डोमेस्टिक फंड ने 635 करोड़ की। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। 556 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई FIIs की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे 250 करोड़ के, और ऑप्शन में जो 150 करोड़ की बिकवाली वो भी इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि उन्होंने पुट ऑप्शन जो हेजिंग के लिहाज से खरीदे हुए थे वहां पर कमी की है। तो सारे के सारे 5 डेटा जिन्हें मैं रोज एनालाइज करता हूं, इतने बेहतरीन डेटा नजर नहीं आते हैं। तो काफी समय बाद इस तरह के डेटा दिख रहे हैं जो बाजार में किसी भी ट्रेडर को अच्छा कॉन्फिडेंस देने के लिए काफी है। अब इसमें सिर्फ अगर नेगेटिव ढूंढना चाहें तो एक, क्योंकि 550 करोड़ की खरीदारी हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी सी पोजीशंस FIIs ने कम की और खासतौर से बैंक निफ्टी में उन्होंने तेजी की पोजीशन कम की है। अदरवाइज डेटा में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन डेटा के दम पर सबसे बड़ा आपको जो ट्रिगर मिलता है वो ये कि बाजार की डाउनसाइड रिस्क, नीचे जाने की जो खतरा है वो बेहद मिनिमम है। ओके, चलिए अनिल से ये भी जानेंगे कि FNO में किस तरह के संकेत आज मिल रहे हैं, लेकिन डेटा जो अब तक हमने एनालाइज किए हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। आज अनिल कोई लिस्टिंग तो है नहीं, डॉक्टर लाल और एल्केम जैसी, कल तो यही 2 स्टॉक्स ने धूम मचा रखी थी बाजार में। लेकिन विजय बताइए, कौन से सेक्टर्स आज बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की लिस्ट में आ सकते हैं बाजार बंद होने तक? किस पर आप बुलिश हैं आज? क्योंकि मुझे फार्मा इस समय ठीक लग रहा है। काफी बीटन डाउन रहा है फार्मा, और हमने देखा कि थोड़ा सा अपटिक आया डॉक्टर रेड्डीज में, ग्लेनमार्क में, लुपिन में। उसके अलावा कैपिटल गुड्स स्पेस में LNT में भी कल एक्शन देखने को मिला, BHEL में भी एक्शन देखने को मिला। तो कैपिटल गुड्स मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। मेटल्स में जिस तरह की बिकवाली हुई थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो यू सीन एक्शन इन हिंडाल्को में देखा हमने, वेदांता में देखा, टाटा स्टील में देखा। तो ये कुछ सेक्टर्स रहेंगे जहां पर मेरी आज नजर होगी हेमंत। ओके, कैपिटल गुड्स, फार्मा, मेटल्स पर विजय की नजर है। किरण, आपकी नजर कहां पर है? कौन से वो सेक्टर्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आपके लिहाज से? मेरे ख्याल से मेटल्स और फार्मा पे नजर रखनी चाहिए। मेटल्स में हमने देखा है कि अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है अच्छे शॉर्ट कवरिंग की वजह से, पहले तो बाइंग की वजह से और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से मेटल्स में बहुत अच्छी ट्रेंड दिखाई दे रही है, जहां पे हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये तीनों स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फार्मा में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से औरोबिंदो, नैटको, APL यानी एलेंबिक फार्मा, सन फार्मा, ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। एक कंसर्न मुझे बैंकिंग सेक्टर में है, वो है PSU बैंक्स, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तीनों चार्ट्स बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि उनमें बिकवाली भी नहीं दिखाई दे रही है। बेस बन रहा है पर मेरे ख्याल से बाइंग नहीं आ रही है। पर प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ देखा जाए तो इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा दिखाई, कोटक बैंक बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है। तो गिने चुने स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल जानी चाहिए, खास करके मेटल्स और फार्मा।
मेटल्स और फार्मा किरण को भी पसंद है, विजय को भी पसंद है और काफी सारे शेयरों के नाम उन्होंने लिए। औरोबिंदो फार्मा, नेटको, सन फार्मा में तेजी देखने को मिल सकती है। पीएसयू बैंक्स को थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रखने की बात कर रहे हैं किरण, लेकिन प्राइवेट स्टॉक्स के ऊपर, प्राइवेट बैंक्स के ऊपर वो काफी बुलिश। चलिए अनिल, ये बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनेगी, ये संकेत यहाँ से पढ़ रहे हैं आप इस समय? बेहद मजबूत संकेत है, मतलब इतने बढ़िया संकेत बहुत दिनों बाद मिले हैं। दो आंकड़े पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 7,800, कल 7,800 की स्ट्राइक प्राइस पर क्या हुआ है पुट और कॉल में? पुट में जुड़े हैं 16 लाख शेयर और कॉल में कम हुए हैं 12 लाख शेयर। इसका मतलब क्या है? जिन लोगों ने कॉल्स बेचे हुए थे यानी कि मंदी की पोजीशन बनाई थी, उन्होंने अपनी कल मंदी की पोजीशन काटी। 12 लाख शेयर एक दिन में कम होना बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ आइए, 7,800 के पुट में 16 लाख शेयर जुड़े हैं। इसका मतलब है कि पुट बेचे गए यानी कि तेजी की पोजीशन बनी है। तो अब से लेकर एक्सपायरी तक आपके लिए सबसे अहम लेवल जो बाजार में सामने आ रहा है, जो सपोर्ट का काम कर सकता है, बड़े सपोर्ट का काम कर सकता है, वो होगा 7,800। और आपको याद है इस पूरे हफ्ते हमने 7,800 के लेवल पर इसीलिए फोकस किया है कि डेटा साफ बता रहे हैं कि बाजार वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप पोजिशनल व्यू ले रहे हैं अगले 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो मान लीजिए 7,800 के लिए बाजार के लिए उसके नीचे जाना बहुत मुश्किल काम है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाए जो अभी दिख नहीं रहा। तो 7,800 की आपकी रिस्क है। अब आपको अपसाइड के लिए खेलना है, जो कि 8,000 तक की खुलती हुई नजर आ रही है। तो अब से लेकर एक्सपायरी तक पहली रेंज जो निकल कर आ रही है वो 7,800 से 8,000। अब आज के लिए क्या होगा? देखिए, हम खुलेंगे मजबूत 20 पॉइंट ऊपर एसडीएक्स निफ्टी की तरफ। मुझे तो लगता है हम उससे ज्यादा मजबूत खुलेंगे, लेकिन चलिए हम 20 पॉइंट भी मान लें जो अभी है, तो भी आप लगभग 7,900 के आसपास पहुंचते हुए दिखेंगे। और तब आपके लिए एक बड़ा अहम सपोर्ट लेवल हो जाएगा इंट्राडे के लिए, वो 7,850 का। और वो इसलिए कल वहां पर भी 9 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है पुट में। तो 7,850 आपके लिए इंट्राडे में एक सपोर्ट के तौर पर उभर कर आ जाएगा। तो उसके नीचे जाने की संभावना आपके लिए कम रहेगी। 2 डेटा और इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में कल 1% की मजबूती होने के बावजूद 75,000 शेयर कम हुए, तो तेजी की पोजीशंस ट्रेडर्स ने वहां पर कम की है। निफ्टी में भी कोई लॉन्ग पोजीशंस बनी नहीं। तो वायदा कारोबार में आप ये कह सकते हैं कि तेजी की पोजीशन नहीं बन रही है, पोजीशंस कम होती हुई दिख रही है, लेकिन उसके पीछे वजह यह नहीं कि बाजार में कॉन्फिडेंस कम है लोगों को, वजह यह कि छुट्टियों का सीजन है। तो ओवरऑल वायदा कारोबार के आंकड़े बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, एफआईआई से, एफएनओ से और घरेलू संस्थागत निवेशकों से भी। तो तेजी करनी चाहिए, ये राय किरण ने भी बताया, अनिल ने भी बताया, विजय ने भी बताया, लेकिन और 5 राय आपको अभी हम देने वाले हैं। जी हाँ, 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस समय बाजार पर क्या व्यू रख रहे हैं। मोहित गाबा का मानना है कि यहां से आपको 7,950 के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन 7,800 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर लॉन्ग करें। राकेश बंसल भी तेजी के मूड में है और उनकी राय है साफ तौर पर खरीदारी की। 7,735 का उनका स्टॉप लॉस है। 7,960, 7,970 तक उन्हें दिखता है निफ्टी जाते हुए। और जेकेडी व्यू पॉइंट के जेके दोषी का मानना है बिकवाली करिए। यही एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कॉन्ट्रा कॉल की बात कर रहे हैं। आज 7790 तक के टारगेट्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। 7,915 का एक स्टॉप लॉस रखने की बात भी उन्होंने कही। मानव चोपड़ा है बुलिश इस वक्त निफ्टी पर। 7,760 के स्टॉप लॉस से उन्हें लगता है खरीदारी करना चाहिए। लक्ष्य सबसे एग्रेसिव मानव का 8,100 का। इसके अलावा राजेश सतपुते ये कह रहे हैं कि खरीदारी करिए 7940 के टारगेट के साथ, इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। 7,830 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो एक ही एक्सपर्ट है जेकेडी व्यू पॉइंट के जेके दोषी जो कह रहे हैं उछाल में बिकवाली करिए, बाकी सब कह रहे हैं खरीदारी करिए आज। बिल्कुल, तो ये राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की आती हुई। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए टॉप 5 स्टॉक्स। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। वक्त हो गया अब ये आपको बताने का कि कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिलेगा बाजार खुलने के साथ ही, क्योंकि यहां पर खबरें हैं, सुर्खियां हैं। चलिए आपको बताते हैं आज के टॉप 5 स्टॉक्स। एजुकेशन के कारोबार से जुड़े 2 स्टॉक, ज़ीलर्न और ट्री हाउस एजुकेशन, ये दोनों होंगे रडार पर, क्योंकि कल ज़ीलर्न के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है ट्री हाउस के साथ विलय को, जिसका पहले से अंदाजा था। तो कल ये फाइनल मंजूरी बोर्ड की तरफ से आती है।
इसके अलावा रिलायंस डिफेंस के ऊपर नजर होगी और आपको बता दूं रिलायंस डिफेंस जो है वो दरअसल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी है, तो साफ तौर पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नजर होगी। रूस की कंपनी यूएससी के साथ ये करार कर सकते हैं, जहां बड़ी पनडुब्बियां बनाने के लिए करार होगा और ये लॉन्ग टर्म करार हो सकता है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस समय रशिया में हैं और माना यही जा रहा है कि इसी दौरे के दौरान ये अनाउंसमेंट हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं आज भी ये अनाउंसमेंट आ सकता है। एस्ट्रा माइक्रो और एलएनटी ये दो स्टॉक हैं एक्शन में। एलएनटी के पास बड़ी हिस्सेदारी थी एस्ट्रा माइक्रो की, पहले भी उन्होंने बिकवाली की और कल भी कुछ बड़े सौदे होते दिखे, उसमें 9% हिस्सेदारी बेची, 135 रुपए 80 पैसे के आसपास। अब समझा ये जा रहा है कि एलएनटी के पास जितनी हिस्सेदारी थी एस्ट्रा माइक्रो की वो लगभग पूरी बेचकर निकल चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर जो एक बिकवाली का दबाव इस स्टॉक पर बना हुआ था वो खत्म होता हुआ दिखेगा। तो देखना होगा क्या आज ये स्टॉक उछल पाता है। वी-मार्ट रिटेल एक स्टॉक जो कल भी फोकस में था, आज फिर से यहां पर खबरें हैं। कल खबरें थी कि इन्होंने एक अपना ई पोर्टल लॉन्च किया है और आज खबरें हैं कि आरबीआई ने जो एफआई की निवेश की सीमा है, ऊपरी सीमा 49% तक उसको बढ़ा दिया है। तो साफ तौर पर हेडरूम बनेगा और जिसके चलते यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। 2.5% मजबूती के साथ ये शेयर समाप्त हुआ था। कोल इंडिया है आखिरी स्टॉक हमारे रेडार पर और इसने रेलवे के साथ 500 करोड़ रुपए का एक करार किया है, जिसमें कोल इंडिया 2000 कोल वैगन रेलवे से खरीदेगी ताकि इन्हें सप्लाई करने में आसानी रहे। चलिए इन सारे के सारे स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स की राय आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रजत बोस और के सुब्रमण्यम साहब भी जुड़ेंगे। हमारे साथ किरण और विजय तो बने हुए हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज पर पावर पैक पैनल इस समय बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ के सुब्रमण्यम साहब, किरण यादव, विजय चोपड़ा और रजत बोस। अब फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर जहां पर और साथ ही बैंक निफ्टी पर भी। सबसे पहले किरण ये बताएं कि निफ्टी पर आपने खरीदारी की राय दी, लेकिन क्या उतनी ही मजबूती बैंक निफ्टी में भी दिख रही है? बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से अगर एक चुनना हो तो ज्यादा मजबूत क्या है आपके हिसाब से? पहले तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है पर उतना स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रहा है, यानी मोमेंटम है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पीएसयू बैंक्स अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी वापस एक बार अच्छा रुझान दिखाने चालू कर देगा। तो मेरे ख्याल से अगर कंपल्सरी ट्रेड है तो बैंक निफ्टी भी करना चाहिए क्योंकि तेजी का रुझान है। पर निफ्टी में मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेटल्स और फार्मा कंट्रीब्यूट करेंगे और निफ्टी को और आगे ले जाने के लिए। बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस 16,800 का रहेगा और 17,000 जो कि टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल है उन लेवल्स पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। उधर एक छोटा सा गैप भी है जहां पे रनअवे गैप है जिसका बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है पर फिर भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। एक बार ये 17,000 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहना चालू कर देगा तो मेरे ख्याल से इजीली 17,200 तक जाने की उम्मीद बैंक निफ्टी में है। ऑलराइट, चलिए तो बैंक निफ्टी पर ये राय। लेकिन विजय ये बताइए जो ट्री हाउस ज़ीलर्न के बीच में मर्जर हो रहा है उसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? ट्री हाउस के हर 53 शेयर पर ज़ीलर्न के 10 शेयर दिए जाएंगे और इस डील को इसलिए ट्री हाउस के लिहाज से 923 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन दिया जा रहा है जो मात्र 6% ही प्रीमियम पर है। 50% की तो गिरावट देखी जा चुकी है ट्री हाउस के शेयर में। लग रहा है देखकर कि ये जो मर्जर रेशियो है ये ज़ीलर्न के फेवर में है। आप कैसे रीड कर रहे हैं और इन दोनों शेयरों पे आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं कहूंगा कि विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फंडामेंटली स्पीकिंग ज़ीलर्न का शेयर खरीदना तो ज्यादा बेहतर है। ट्री हाउस में जो हमने डैमेज देखा वो सामने था हमारे और हमने देखा थोड़ा सा बाउंस भी आया स्टॉक में, बट फिर भी मैं फंडामेंटल से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। और यदि खरीदारी करी जाए तो फिर ज़ीलर्न जिस कंपनी ने ट्री हाउस को खरीदा है या ट्री हाउस जिसमें विलय हो रही है उसको खरीदना एक ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी रादर देन बाइंग ट्री हाउस। चलिए तो अब फोकस करते हैं कुछ स्टॉक पिक्स पर जो हमारे एक्सपर्ट सुझाने खरीदारी करने के लिए। आज से 3 शेयर चुने। किरण आपने इसे डिटेल में बताएं। औरोबिंदो फार्मा, गरवारे वॉलरॉप और पायोनियर एम्ब्रॉयडरीज आपकी तरफ से आज खरीदारी की राय।
बिल्कुल, औरोबिंदो फार्मा ने कल अच्छा एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से एक ब्रेकआउट दिया हुआ है और मेरे ख्याल से इधर एक मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाना चाहिए। इसके लिए स्टॉप लॉस करीबन 850 का रखना चाहिए और टारगेट मेरा करीबन 960 होगा, जो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में आ जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो गरवारे वॉलरोप्स है, वहां पे खरीदारी का रुझान है, जहां ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और बहुत ही अच्छे मोमेंटम स्टॉक दिखाई दे रहा है। 412 के स्टॉप लॉस से ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और मेरे ख्याल से आज के लिए टारगेट 457 का होना चाहिए। पायनियर एम्ब्रॉयडरी ये भी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्राइस पैटर्न बना के स्टॉक चल रहा है, तो मेरे ख्याल से 83 के टारगेट्स के लिए ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 7150 का रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, गरवारे वॉलरोप्स 7% कल मजबूत था, यहाँ पर और तेजी देखने को मिल सकती है। पायनियर एम्ब्रॉयडरीज में तेजी देखने को मिल सकती है। 10% की रैली कल यहाँ पर देखने को मिली थी। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो किरण को काफी पसंद है। ब्रेक के बाद रजत और सुब्रमण्यम साहब की भी पिक्स जानेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। पावर पैक पैनल हमारे साथ बना हुआ है। पुणे से देखिए किरण जाधव हैं, दिल्ली से विजय चोपड़ा हैं, कोलकाता से रजत बोस हैं और मुंबई से के सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देश के अलग अलग 4 बड़े शहरों से 4 बड़े विद्वान हमारे साथ बने हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में अच्छा कमाई का मौका दे सकते हैं। रजत बताइए, गुड मॉर्निंग, कैसे ट्रेड करेंगे आज के मार्केट को और कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर है? चलिए रजत से पूछेंगे, कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन सुब्रमण्यम साहब आप बताइए। जी, कल की जो हमने रैली देखी है और अभी आज की जो ग्लोबल क्यूज वगैरह अवेलेबल है, इसके चलते ऑब्वियसली लगी रहा है कि शायद यहाँ पर तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन शायद जहाँ पर लॉन्ग वीकेंड की एक ऑलवेज से आया है, शायद वहां पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकता है। तो इसको चलते हम एक बुल स्प्रेड का आई थिंक सहारा ले सकते हैं। कोई भी ट्रेडर को 7800 का कॉल का खरीदारी करे, जहां जो 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और साथ साथ 7950 इसका कॉल बेचे। यहाँ पर एक 20 रुपए का एक इन्फ्लो रहेगा। तो नेट अगर हम इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ पर अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो जो भी हमने 7950 का कॉल बेचे उसका सहारा मिलेगा, थोड़ा कुशन मिलेगा और अगले हफ्ता ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करने का थोड़ा काफी एक हेल्पफुल रहेगा। तो इस बुल स्प्रेड का सहारा लेके और ओवरऑल टारगेट देखे तो हमारा मानना है कि शायद यही 7950 वहां तक जाने की पूरी संभावना है और 3 दिन की जो छुट्टी है इसके बाद यहाँ पर शायद इस टारगेट अचीव होने की पूरी संभावना है। ओके, विजय चोपड़ा साहब हमारे साथ है। चोपड़ा साहब, आज कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर है जहां आपको मौका दिखता है तेजी करने का, खरीदारी करने का? कुछ स्टॉक्स हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स मुझे अच्छा लगता है। विद शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव इसको बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 410। करीब 383 की क्लोजिंग हुई थी। इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 360 रुपए का। इसके अलावा औरो फार्मा, आई थिंक किरण ने पहले ही बोला, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। BEML मुझे अच्छा लगता है। करीब 1262 की कल की क्लोजिंग थी। संभवतः ये 1300 के स्तर को बहुत जल्द छुएगा और इसमें 1240 का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। एक और स्टॉक है SR ऑयल, जिसके डीलिस्टिंग के चलते हुए हमने इसमें तेजी देखी। कल 254 के स्तर पर बंद हुआ था। मुझे लगता है 265 तक ये अपनी रैली खींच सकता है और उसके लिए इसको प्रॉब्ली इंट्राडे बाय किया जा सकता है, एक या दो दिन के लिए बाय किया जा सकता है। हेमंत, ओके, तो SR ऑयल जहां कल 6% की रैली देखने को मिली थी, यहां पर और कुछ मोमेंटम देखा जा सकता है। ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। लेकिन विजय, एक सवाल आपसे एस्ट्रा माइक्रो पर पूछना चाहता हूं। L&T इस कंपनी में करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी रखता था और सब लोग यही बाजार में कहते थे कि आज नहीं तो कल L&T इस कंपनी को खरीद ही लेगा, क्योंकि जो इसके प्रमोटर्स थे वो साइंटिस्ट थे, एज उनकी हो गई थी और इस तरह की चर्चाएं काफी लगाई जा रही थी मार्केट में। लेकिन अब देखिए, L&T ने हिस्सेदारी 9.72% की बेच दी है। करीब करीब 108 करोड़ रुपए में उन्होंने वो हिस्सा बेच दिया है। हालांकि खरीदारों का नाम अभी सामने नहीं आया है, तो बाजार मायूस होगा इस खबर से कि L&T अब एग्जिट हो गया है, या आपको लगता है कि बाजार इंतजार करेगा, किसने खरीदा है उसके ऊपर नजर होगी? आज कैसे ट्रेड करेंगे आप इस शेयर को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि L&T का हिस्सेदारी बेचना L&T के लिए अच्छा है, क्योंकि L&T को अब कंसंट्रेट करना चाहिए अपने कोर बिजनेस पे।
और कहीं ना कहीं वो कर भी रहे हैं, क्योंकि हमने देखा काफी मिडिल ईस्ट में जो ऑर्डर्स मिले वहां पर L&T ने काम करना शुरू किया, मगर वहां पे जो जिस तरह से बिजनेस आना चाहिए था, जिस तरह से रेवेन्यूज आना चाहिए थे, वो नहीं आए। मुझे लगता है L&T की एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिसमें इन्होंने ये कंपनी से एग्जिट किया है। मगर मुझे लगता है कि मार्केट को, स्टॉक्स को पहले से पता होता है, कल का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था स्टॉक में और कहीं कोई पैनिक देखने को नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि ये डाइजेस्ट करी जा चुकी है खबर और करीब जो 134 के स्तर पे कल स्टॉक बंद हुआ है, संभवतः यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करेगा और एक बार कंसोलिडेशन होता है तो मुझे लगता है अप मूव भी आ सकता है स्टॉक में। और L&T ने एग्जिट किया तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम बायर, तो ये अभी मुझे नहीं पता कौन है बायर, बट श्योरली अगर शेयर्स ने दे हैव चेंज्ड हैंड्स तो कोई ना कोई बायर होगा और वो हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकली कंपनी के लिए अच्छा भी हो आने वाले समय में। तो मुझे लगता है ये खबर डाइजेस्ट करी जा चुकी है हेमंत। ओके, तो इस खबर पर अब कोई असर नहीं होगा, लेकिन नजर एस्ट्रा माइक्रो के स्टॉक पर इसलिए आज से भी होनी चाहिए कि L&T की तरफ से जो बिकवाली का एक दबाव था कि इन्हें निकलना है, फाइनली बायर्स मिल गए, तो देखना ही होगा कि इस बिकवाली का दबाव हटने के बाद क्या कहीं कोई शेयरों में तेजी बनती। तो ऐसे में एक चार्ट पर राय ले ली जाए, किरण क्या करेंगे इसके चार्ट्स एस्ट्रा माइक्रो के? एस्ट्रा माइक्रो एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है अनिल जी, कोई खास चार्ट पैटर्न है नहीं, पर एक लेवल है 155, ये लेवल बहुत अहम है। एक बार ये लेवल क्रॉस कर दे तो उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिल जाएगी। ये स्टॉक करीबन अगस्त 2014 से जुलाई 2014 से कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है रेंज में, करीबन 105 रुपए ऑन द लोअर साइड और 155 ऑन द हायर साइड। तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब आएगा तभी स्टॉक में निवेश करने की सलाह होगी, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स का बढ़ता नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए कुछ ना करे और 155 के ऊपर खरीदी करे तभी आपको एक अच्छा मूव दिखाई देगा। मेरे ख्याल से टारगेट करीबन 215-220 का रहेगा, तो एक बहुत बड़ी मूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो ये रहा है एस्ट्रा माइक्रो पर। देखना होगा आज स्टॉक का किस तरह से रिएक्शन होता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन वक्त है विजय से विदा लेने का। शुक्रिया विजय आपका आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अब सिद्धार्थ भामरे भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि F&O में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और मार्केट किस तरह से आज खुल सकता है। हाय, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, बताइए क्या संकेत मिल रहे हैं, कैसे ट्रेड करेंगे आज मार्केट को आप? गुड मॉर्निंग। फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि ये मार्केट को अभी फिलहाल शॉर्ट नहीं करें, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मार्केट जो पूरा करेक्शन आया था 9000 के लेवल से तो 7500 के आसपास तक का, दिस वॉज प्योरली बिकॉज FIs बाय कर रहे थे और FIs सेल कर रहे थे और DIs की बाइंग का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। अब हम देख रहे हैं कि FIs की बिकवाली लगभग पूरी बंद ही हो गई है। कैश मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि उनकी छोटे छोटे बाय फिगर्स हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि ये बाय फिगर्स विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 1000 करोड़ और 1500 करोड़, लेकिन क्या हो रहा है इसकी वजह से कि DIs की बाइंग की वजह से ही मार्केट ऊपर जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि जब तक डॉलर में जो थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है फेड मीटिंग के बाद, मुझे लगता है कि ये कमजोरी और थोड़ी रहेगी। रुपए में शायद बढ़ोतरी और देख सकते हैं हम। मुझे लगता है कि 65-50 तक जा सकता है रुपया, और ये इक्विटी पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारा फंड्स अब इंडिया में आएगा, लेकिन FIs की सेलिंग नहीं होगी और छोटी मोटी बाइंग की वजह से और DIs की अच्छी खासी बाइंग की वजह से ये मार्केट में और थोड़ा अपसाइड दिख रहा है। तो एक दिन अगर SGX निफ्टी आपको बता रहा है कि 20-30 पॉइंट अंक नीचे है, तो उसकी वजह से शॉर्ट पोजीशन जनरेट करना ये उचित नहीं होगा। काफी सारी ऑप्शंस में ट्रेड बन सकती है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑप्शंस की 12% तक आ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में लोग कंप्लेसेंट हो गए। ये जो भी बाउंस बैक आया है, मोस्ट ऑफ द बाउंस बैक लोगों ने मिस आउट किया है, बिकॉज सबका यही मानना था कि ये सेल ऑन राइज मार्केट है। तो मुझे लगता है कि यहां से भी आप ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, खास करके नेकेड ऑप्शंस, यानी कि अगर आपको यहां से मंदी लग रही है तो सिर्फ पुट बाय करे, फ्यूचर शॉर्ट ना करे। और अगर आपने मिस आउट किया यहां से रैली, तो कॉल ऑप्शन बाय करे, एट द मनी कॉल ऑप्शंस। तो बिकॉज द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज वेरी लेस, स्टिल यू हैव 1 वीक लेफ्ट फॉर एक्सपायरी। फ्राइडे छुट्टी है, लेकिन फिर भी आपके पास आज का सेशन मिला के यू हैव 5 सेशंस, जिसके लिए जो ऑप्शंस के प्रीमियम है बहुत सस्ते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शंस में ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम है सस्ते और बाजार धीमे धीमे ऊपर जाने की
कोशिश करता हुआ। सबसे बड़ी सलाह तो यही कि बिकवाली करने के बारे में ना सोचे, शॉर्ट ना करें निफ्टी को। ये राय सिद्धार्थ की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स पर जहां पर खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, लेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ के सुब्रमण्यम साहब, किरण यादव और साथ ही सिद्धार्थ भामरे भी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सिद्धार्थ हमारे साथ अभी भी जुड़े, निफ्टी पर हमने राय ली उनसे, और सिद्धार्थ का कहना यही है कि मंदी के बारे में तो बिल्कुल ना सोचे। लेकिन सिद्धार्थ, स्टॉक्स में अगर एक्शन देखना है, करना है, तो आपने कौन से स्टॉक्स चुने आज के लिए? अनिल जी, मेरा पूरा ध्यान नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक्स के लिए ग्लोबल मार्केट्स के मोरलेस सभी करेंसीज के ऊपर होगा। और वहां से ही हमको क्यूज मिल रहे हैं। क्लियरली जो थोड़ी बहुत वीकनेस है, इसका फायदा डॉलर में जो है, उसका फायदा क्लियरली कमोडिटीज को हो रहा है। ऑलरेडी हम एक हफ्ते से हिंडाल्को में लॉन्ग है, हमको लगता है यहां से भी और अपसाइड है हिंडाल्को में। वेदांता एक स्टॉक है जो हमने 2 दिन पहले लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किए। अराउंड ट्यूसडे वी हैव इनिशिएटेड लॉन्ग पोजीशंस। लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किए यानी कि क्लाइंट्स को सजेस्ट किए। तो ये भी एक स्टॉक है जहां पे हमको लग रहा है कि अपसाइड हो सकता है, और हिंडाल्को कैन गो टू 88-90 लेवल्स, और वेदांता मुझे लगता है 96 के लेवल्स तक जा सकता है। तो ये स्टॉक्स पे मैं पोजिशनल ट्रेडर्स को बाय ऑन डिप्स या करंट लेवल पे भी थोड़ी बहुत लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। दिस ट्रेड इज वैलिड फॉर 1 वीक। 1 वीक जब तक डॉलर में वीकनेस दिख रही है, मोमेंट यू सी दैट अगर कल डॉलर में अगर तेजी दिखती है तो ये ट्रेड ना करें या तो स्क्वायर ऑफ कर दें। एक शॉर्ट ट्रेड, ये स्ट्रांग मार्केट में भी मुझे एक शॉर्ट ट्रेड क्लियरली दिख रहा है, वो मारुति में जो भी राइज हो रहा है, दैट इज उसमें हमने ज्यादा चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट नहीं देखे। हालांकि जो फॉल भी हुआ था वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से हुआ था। तो डिस्पाइट मार्केट में स्ट्रेंथ, मारुति में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। और थोड़ा बहुत अगर मैं जो आंखों देखा हाल रोड पे है कि जो नए 2 प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक उसका इतना बिकवाली नहीं हो रहा है, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की भी मेरे ख्याल से सेल्स इतनी नई गाड़ियां रोड पे नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस इसमें बनी हुई है। तो ये एक स्टॉक है जहां पे मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर देख सकता हूँ। 4650 से 4700 के बीच इसको रेसिस्टेंस है। ये एक जोन है जिसमें आप शॉर्ट कर सकते हो। ये मैं सलाह दूंगा उन ट्रेडर्स को जिनका समय थोड़ा लंबा है, अवधि थोड़ी लंबी है, यानी कि हुआ थिंकिंग फ्रॉम 15 डेज टू 20 डेज पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है कि मारुति कैन कम डाउन टू 4450 ऑड लेवल्स, और एक स्टॉप लॉस बनता है अराउंड 4810 4820 के आसपास। तो ये एक बड़ा पोजिशनल ट्रेड मैं सजेस्ट करूंगा आपके व्यूअर्स को। ओके, तो मारुति में बिकवाली करिए, पोजिशनल ट्रेड है ये, कुछ दिन तक आप इसको होल्ड करेंगे, और हिंडाल्को और वेदांता में तेजी करने की राय सिद्धार्थ दे रहे हैं। कुछ देर पहले किरण और विजय भी कह रहे थे मेटल ऐसा पैक है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएगा। रजत बोस भी अब हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। रजत, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? एसजीएक्स निफ्टी तो काफी अच्छे संकेत दे रहा है, 7900 के आसपास की शुरुआत होगी, वहां पर ही शुरुआत होती है, तो तेजी करेंगे या मंदी? कि 5 दिन का रेंज बाउंड ट्रेड के बाद में कल ब्रेकआउट दिया है। आज के दिन एसजीएक्स निफ्टी की संकेत भी अच्छा है। मैं तो ये मानूंगा कि आज के दिन शुरू से लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि 7882-83 इस रेंज के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी को ऊपर की तरफ ही चलना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि आज के दिन आप एक लॉन्ग ट्रेड जरूर ले सकता है। इवन अ पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड इज पॉसिबल। देखिए, रिसीव्ड विजडम यह है कि 3 दिन का छुट्टी है, इसीलिए अपना पोजीशन खत्म करके जाइए। बट मैं यही कहूंगा कि ये ब्रेकआउट जब छुट्टी के दिन के आगे ही हुआ है तो ये सस्टेनेबल हो सकता है। 7890 फर्स्ट टारगेट लिखा था मैंने, वही बोल रहा हूं, और 7925 और 7973 द थर्ड टारगेट इज एक्चुअली अ टारगेट फॉर अ पोजिशनल ट्रेड। निफ्टी में लॉन्ग होना चाहिए और आज के दिन लॉन्ग करके ही खेलने की सोचना चाहिए। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। 3 दिन की छुट्टी के पहले आपको कॉन्फिडेंस वाकई में जबरदस्त है। भले आप बहुत देर से जुड़े, हमारे साथ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन कॉन्फिडेंस आपने बरकरार रखा है। दूसरी बात एक्चुअली मैंने देखी, आपने जो कहा ना कि लंबे वीकेंड के पहले ब्रेकआउट है, मैंने देखा मैक्सिमम केसेस में 10 में से 7 या 8 ब्रेकआउट आपको वीकेंड के पहले ही मिलते हैं। जब ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस कम होता है कि पोजीशन लेकर जाए ना जाए, तो आपने ये कॉन्फिडेंस दिया
ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आपकी लिस्ट में मैं देख रहा हूं जहां आपकी रिकमेंडेशन है आज खरीदारी की, भेल उसमें सबसे ऊपर है, बताएं इसके बारे में। देखिए, भेल पिछले कुछ दिनों से एकदम रेंज बाउंड था, काफी नीचे था। इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ पारिया स्टॉक, इसको कोई टच करने के लिए तैयार नहीं था, बट कुछ लोगों ने एक्यूमुलेट किया, उसके बाद में कल ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मैं तो ये मानता हूं कि ये डिलीवरी कॉल देने के लायक बन चुका है, और इस लेवल पे मैं बोलूंगा कि 178 to 181 टारगेट मान के चलिए, भेल में अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है। और मैं एक चीज देखा हूं अनिल जी, जो स्टॉक पराया बन जाता है, जिसी को कोई छूना नहीं चाहता है, वो नीचे से जब ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, आपका रिस्क काफी कम रहता है और उसमें मुनाफा काफी अच्छी बन सकता है। और मेरा मोटो ये है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, तो ये वो कैटेगरी में फिट करता है। चलिए, और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं रजत की लिस्ट में, उस सब पर भी बात होगी। लेकिन एक स्टॉक जो आज फोकस में रहेगा सुब्रमण्यम साहब, वो है कोल इंडिया का शेयर। इन्होंने रेलवे के साथ एमओयू किया है 500 करोड़ रुपए का, और अच्छी बात यह है कि अब करीब करीब 33 और रेक्स इनको मिल जाएंगी, जिसके चलते जो कोयला निकाला जाएगा वो एंड यूजर्स को पहुंचाया जाएगा। तो कोयले का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा और वो एंड यूजर्स को मिलेगा भी। कोल इंडिया, इस खबर के चलते क्या तेजी करनी चाहिए, या आपको लगता नहीं कि इस खबर के चलते बहुत अच्छी रैली मिलेगी, क्योंकि विनिवेश का हैंगओवर तो दरअसल अभी भी लटका हुआ है? हेमंत जी, मेरा मानना है कि शायद अगर मेटल माइनिंग स्पेस में अगर एक प्रॉमिसिंग शेयर हो वो कोल इंडिया है। इसका वजह यही है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 15-16 की जो एक्सपेक्टेशन थी बेटर ऑफटेक की और माइनिंग की फिगर्स वगैरह आए थे, आई थिंक इसके चलते ऑलरेडी उसका सब असर देख रहे हैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ी बहुत डिसइन्वेस्टमेंट की चिंता की वजह से यहाँ पर दबा पड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आई थिंक आने वाले टाइम पे जहां पर पावर क्षेत्र में भी रिफॉर्म्स वगैरह हो रही है, आई थिंक काफी प्रॉमिसिंग है। और ये सब जो आज की जो खबर आप यहाँ पर बताई तो आई थिंक काफी प्रॉमिसिंग है। और मेरा मानना है कि शायद 300-315 ये इस लेवल पे आई थिंक कोल इंडिया में एक अच्छी एंट्री पॉइंट भी है। और मेरा मानना है कि जिनको मेटल माइनिंग स्पेस में खेलना है, शायद ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है। और 2016 के लिए आई थिंक एक मिनिमम टारगेट भी अगर पकड़ के चले तो आई थिंक 350-360 यहां तक डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि शायद कोल इंडिया में डेफिनेटली एक लॉन्ग बेट करना डेफिनेटली एक मेरिट केस है। चलिए, तो कोल इंडिया पिटा हुआ शेयर निफ्टी का, और यहां पर गिरने की संभावनाएं कम, बढ़ने की ज्यादा, खरीदारी करके चल सकते हैं। फंडामेंटल राय सुब्रमण्यम साहब की। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद रजत की 2 बेहतरीन पिक्स है, और वो दोनों पिक्स कैश मार्केट के स्टॉक्स की हैं जहां पर एक्शन ज्यादा है। तो आपको इंतजार करना होगा थोड़ा सा। एक ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे वो कौन से बेहतरीन शेयर जो आपको देंगे मुनाफा, ट्रेडिंग के लिहाज से भी और निवेश के लिहाज से भी, इस ब्रेक के बाद। पहला स्टॉक जो मैं चूज कर रहा हूँ है रैडिको खैतान। अगर आप कंपनी के डायनामिक्स देखें तो 3 डिस्टिलरी यूनिट्स है, 33 बॉटलिंग यूनिट्स है, कैपेसिटी 150 मिलियन लीटर्स की है। क्लियरली आई थिंक जो प्रीमियम और प्रेस्टीज सेगमेंट है, IMFL सेगमेंट में जो रैडिको खैतान ऑपरेट करता है, उसका शेयर आई थिंक 20-22% हो गया है। और क्लियरली आई थिंक जो रेगुलर शेयर है जिसके EBITDA मार्जिन कम होते हैं, वहां पे कंपनी का जो एक फोकस है वो कम होते जा रहा है। बहुत एविडेंट है, जैसे तमिलनाडु के सेल से है। और क्लियरली आप देखेंगे तो आई थिंक 2 या 3 चीज डिफ्रेंशिएट करती है कंपनी को। एक, सब्सटैंशियल प्राइस हाइक स्टेट गवर्नमेंट्स ने लिए थे नहीं थे पिछले 1 से 2 सालों में। हमें लगता है अगले कुछ क्वार्टर्स में सब्सटैंशियल प्राइस हाइक्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे। इनके जो वॉल्यूम बढ़े हैं वो 26% बढ़े हैं इन द लास्ट 7 ईयर्स। लास्ट क्वार्टर में 8% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है ईयर ऑन ईयर। तो मुझे लगता है आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी सब्सटैंशियल हो सकती है। और इसका मुख्य कारण यही है कि इसका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर यूनाइटेड स्पिरिट्स, आई थिंक लिटिल फोकस मोर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रादर देन वॉल्यूम ग्रोथ। EBITDA मार्जिन की हम बात करें तो बोथ ENA प्राइसेस प्लस आई थिंक जो शुगर का प्रोडक्शन बढ़ा है 16% ईयर ऑन ईयर, एंड इथेनॉल प्राइसेस बीइंग लो, वो एड करेगा मार्जिन को। और हमें लगता है मार्जिन आराम से 13-13.5% के आसपास FY17 में आने चाहिए। क्लियरली बॉटम लाइन पे जो फर्क पड़ेगा और EPS फर्क पड़ेगा वो सब्सटैंशियल होगा। 5 रुपए की जो कंपनी EPS पोस्ट करती है ये साल, FY17 में मिनिमम 7 रुपए की EPS आ सकता है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के तौर पे 1.3 टाइम्स EV टू सेल्स कंपेयर टू 4.3 जो US सेल कमांड करता है वो काफी डिफरेंशियल है। और मुझे लगता है आई थिंक देयर इज सब्सटैंशियल पोटेंशियल इन द कंपनी। तो आई थिंक स्टॉक को देखा जा सकता है 1 साल के नजरिए से विद टारगेट ऑफ 156। जैसा कि हमने ब्रेक के पहले आपको वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन पिक्स कैश मार्केट की, जहां पर रजत है बुलिश, और उनमें से 2 स्टॉक रजत ने चुने हैं। पहला स्टॉक है सुवेन लाइफ साइंसेज। बताइए रजत, खरीदना चाहिए?
जरूर खरीदना चाहिए अनिल जी। 308 रुपया 70 पैसा 5 अक्टूबर के दिन वो हाई बनाने के बाद में 10 दिसंबर के दिन 245 का जो लो बनाया था, उसमें से मैं मानता हूं कि सुवेन लाइफ साइंसेज का इंटरमीडिएट टर्म करेक्शन खत्म हो चुका है। उसके बाद में ये एक एक करके हर एक मूविंग एवरेज को पार किया। अभी एक ट्रेंड लाइन को तोड़ने वाले हैं जो कि 268 रुपया में आज तोड़ के ऊपर भागेगा, ऐसा ही उम्मीद करता हूं, क्योंकि कल की वॉल्यूम मेरे को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि 268 का वो लेवल क्रॉस कर जाएगा। तो मैं इसमें आपका दर्शकों को ये सलाह देना चाहता हूं कि 260 रुपया 80 पैसा में एक स्टॉप लॉस लगाइए और 274 और 277 का 2 टारगेट मान के चलिए। इसमें आप मध्यम अवधि के नजरिया लेके खरीदारी करके डिलीवरी भी ले सकते हैं। चलिए, तो सुवेन लाइफ साइंसेज को आपको जरूर खरीदना चाहिए। इससे पहले रजत ने कहा कि भेल को खरीदिए। अब एक पिक और बाकी है, वो भी रजत से कुछ ही देर में पूछेंगे हम, लेकिन किरण उससे पहले आप देखिए ऑयल 3 हफ्तों के हाईज पर आया है, जिस तरह से शानदार रिबाउंड दिखाया है। मेटल्स 6 हफ्तों के हाईज पर हैं और ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आज मेटल्स में तेजी देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि जो वर्स्ट कमोडिटी फॉल था वो ओवर हो गया है। इसके चलते क्या केन इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है? खासतौर पर ऑयल ने जिस तरह से रिबाउंड दिखाया है, काफी पिट चुके थे ये काउंटर्स। आप कैसे देख रहे हैं इसको और कैसे ट्रेड करेंगे? दोनों चार्ट्स अगर देखते हैं तो मेरे ख्याल से ओएनजीसी का चार्ट ज्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहा है। हालांकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस इस स्टॉक में ओएनजीसी के लिए 238 से लेकर 240 तक है, तो यही एक बार रेजिस्टेंस क्रॉस कर देगा तो इस स्टॉक में और भी मोमेंटम बनता नजर आएगा। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा गया है कि हर छोटे गिरावट, इंट्राडे के हर छोटे गिरावट में अच्छी खरीदारी दिखाई दी है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मोमेंटम काउंटर रहेगा ओएनजीसी और मेरे ख्याल से टारगेट 245 से लेके 252 तक हो जाने चाहिए। केन के बारे में बात करें तो केन का स्टॉक वैसे ठीक ठाक लग रहा है, बहुत कुछ ऐसा बहुत स्ट्रांग चार्ट पैटर्न नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से ये इजीली आपको 139 से 140 तक जाने की उम्मीद है। ये मोमेंटम ट्रेड के लिए होगा। ओके, तो ये मोमेंटम ट्रेड के लिए होगा केन इंडिया का स्टॉक। और यहां पर मैं कुछ और पिक्स लेना चाहता हूं, रजत की भी पिक्स है, साथ ही मुझे बात करनी है सिद्धार्थ से भी रियल्टी स्टॉक्स पर, जहां पर काफी एक्शन दिखा है। तो क्या हाई बीटा स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स आज उछाल दिखा सकते हैं? ये दोनों बात करूंगा मैं। उससे पहले एक छोटा सा और आखिरी ब्रेक है, क्योंकि उसके बाद तो प्री ओपनिंग सेशन होगा। और साथ ही आपको बता दूं कि आज अगर आप इंतजार कर रहे हैं रुपए की शुरुआत का या फिर कमोडिटी मार्केट की शुरुआत का, तो बता दूं बैंक हॉलीडे है, तो आज करेंसी मार्केट बंद है और साथ ही डेट मार्केट भी, फिक्स इनकम मार्केट भी बंद है। तो प्री ओपनिंग सेशन लेकर आएंगे आपके लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।